हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका इंतजार खत्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। गुड लक कियारा। शिद्दत। अब आगे अंडस को। अनामिका की बातें सुन सब लोग सुनने पर गए। वही अनामिका बिना किसी पर ध्यान दिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी आई। लेकिन तभी अंडस को उसे सीढ़ियों के किनारे साइड वाले हिस्से के पास जैसे किसी की परछाई दिखी। किसी के होने का एहसास हुआ जो उसे देखकर तुरंत छिप गई। अनामिका ने एक पल उस तरफ देखा और बिना कोई रिएक्ट किए ऊपर चली गई। उसे ऐसे भी अब इन लोगों की शक्लें देखने का कोई शौक नहीं था। वही उसके जाने के बाद कुछ देर तक किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे अब भी सदमे में हो। तभी सभी को दादी माँ की आवाज आई। दादी माँ एकदम से राधिका जी के सामने और गुस्से से बोली, मिल गई अंडस को तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अब खुश हो न तुम लोग, देखो तुमने हमारी इकलौती राजकुमारी को क्या से क्या बना दिया। अब तो शांति मिल ही गई होगी न तुम्हें बहू। उन्होंने गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से राधिका जी और राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए तंज कसते हुए कहा, इन लोगों को कुछ भी समझना बेकार है। रागिनी जी, इनके अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। ये सब के सब अंधे हो गए हैं। अब इन्हें अकल तब आएंगे जब ये अपना सब कुछ खो देंगे। दादाजी ने दादी जी को संभालते हुए उन सभी को बिना किसी भाव के देखते हुए कहा। वही उनकी बात सुन सब होश में आए। राधिका जी ने रोते हुए रागिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ ये आप कैसे बातें कर रही है? अपने देखा न उस लड़की ने क्या हाल किया मेरी बच्ची का? देखिए उसका हाथ तो पहले से तोड़ा, अब तो उसको चोट पहुंचाने पर तुल गई है। ये उस लड़की क्या लगा रखा है बहू अंडस को? उसका नाम अनामिका राठौर है, समझी तुम? और क्या गलत किया? जब तुम लोग जानते हो कि उसे पसंद नहीं कि तुम में से कोई उससे बात करे, तो क्यों तुम्हारी बेवकूफ बेटी ने उसे तंग किया? मेरी पोती से दूर रहो तुम सब। मैं और उसकी दादी हैं उसका ख्याल रखने के लिए। विशंभर जी ने कड़े लहजे में कहा। उनकी आवाज आज भी वैसे ही रोबदार थी जैसे पहले थी। तुम बस इस घटिया लड़की को सहलो जो हमारी बच्ची की जगह खाकर बैठी है, किसी सांप की तरह। दादी जी ने कियारा को नफरत से देखते हुए कहा और फिर दोनों वहां से गुस्से से अपने रूम में चले गए। वही उनके इतने कड़वी बातें सुनकर राधिका जी का दिल दर्द से भर गया। एक अजीब से बेचैनी उनके मन को घेरने लगी। तभी कमीनी जो इतने देर साइड कैरेक्टर बानी हुई थी, वो तुरंत राधिका जी के पास आए और तुरंत कियारा को देखते हुए घबरा कर कहा, दीदी पहले कियारा को देखिए कितना खून बह गया है। न जाने कितना सहा होगा हमारी बच्ची ने उस लड़की के कारण। कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते, जैसे कि कमीनी। पता नहीं उस लड़की को इतनी नफरत क्यों है हमारी बच्ची से जो वो इसे मारने पर तुल गई है। जल्दी इसे लेकर चलिए, कहकर उसने चिता से कियारा की तरफ देखा। राजेंद्र जी जो राघव को सहले हुए थे, तुरंत होश में आए और बाकी के ख्यालों को झटक कर तुरंत कियारा को गोद में उठाकर बाहर भागे। वही उनके पीछे राधिका जी और राघव और कामिनी भी बाहर निकल गए। वही ऊपर अनामिका रेलिंग के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उन सब के जाने के बाद आराम से अपना फोन निकाला और कुछ मैसेज किया, और जिधर वो लोग गए थे उस तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, गुड लक कियारा। उसने कियारा शब्द को अजीब लहजे में कहा, जिसमें कुछ अच्छे इर्दे तो बिल्कुल नहीं थे। अनामिका ने एक नज़र फिर से उस पिले के पीछे देखा और उसकी नजरें थोड़ी अजीब हो गई। वही दूसरी तरफ द रोज विला जैसा नाम उसकी छवि भी वैसी ही थी। रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का ये विला जिसके एंट्री पर ही बड़े बड़े गुलाब के पौधे लगे थे, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। वही अंदर जाने पर जैसे गुलाब के किसी खूबसूरत महल में आ गए हो ऐसा नजारे थे। चारों तरफ सिर्फ गुलाब के पौधे थे, हर रंग के, जिसमें रेड रोसेस की संख्या ज्यादा थी। जैसे यहाँ के रहने वाला इंसान जो भी होगा उसे गुलाब को लेकर अलग ही ऑब्सेशन है। खैर, इसी वियर के 5th फ्लोर के रूम में एक शख्स एक कैनवस के सामने शिरक्लेस खड़ा था। शायद वो कोई तस्वीर बना रहा था। एक हाथ में ब्रश थी तो दूसरा हाथ में कलर्स पैलेट थे। उसका चेहरा फिलहाल नहीं दिख रहा था क्योंकि रूम की लाइट डिम थी और फोकस लाइट बस पड़ रही थी। लेकिन उस शख्स के हाथ इस तरह से उन पर ब्रश इतनी बारीकी से चलते जैसे कोई मांझा हुआ कलाकार अपनी कला को बड़े लगन शिद्दत से बना रहा हो। कुछ समय बाद एकदम से उस शख्स के हाथ एक जगह ठहर गए। वो पेंटिंग बन चुकी थी, और ताज्जुब की बात यह थी कि वो पेंटिंग में बिल्कुल रात का समय दिखाया गया था, जिसमें एक लड़की सामने की तरफ खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसके चेहरे पर उसकी जुल्फें अटकेलियां कर रही थी। उस शख्स के होठों पर उस पेंटिंग को देख हल्की से मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से और मगर गहरे भाव के साथ कहा,
स्पार्कल। और तभी वो तस्वीर के थोड़ा करीब आ गया और अब वो चेहरा सामने आया जो लाखों दिलों पर राज करता था। अंडिस्को, अद्विक ओबरॉय। फिलहाल तो उसके दिल को कोई अपने बंधन में बंधे हुई थी। अद्विक, जिसे अनामिका को देखने की अजीब सी तलब लगी थी, जिसके कारण उसने अनामिका की उसी रात वाली उस छोटी के पास खड़ा देखा था। और वो पहली झलक जैसे उसके दिल और दिमाग दोनों में छाप चुकी थी। अद्वैक अनामिका की तस्वीर के बेहद करीब जाकर उसके होठों को उसके चेहरे को छूते हुए इस कदर शिद्दत और गहराई से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी झलक रही थी। बस थी तो एक गहरी शिद्दत, न कोई लस्ट न कुछ गलत भावना, बस एक शिद्दत, जुनून। उसने अनामिका के होठों को छूते हुए गहरे आवाज में कहा, जानती जो मैं तुम्हें स्पार्कल क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि तुम सच में एक रोशनी बनकर आई हो मेरी जिंदगी में। मैं नहीं जानता ये क्यों है, और सच कहूँ तो कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ। बेशक से कितना भी छुप जाओ, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, और इस बार कहीं जाने नहीं दूंगा। माई स्पार्कल, जस्ट माइन फॉरएवर। उसकी आवाज में एक सच्चाई, एक गहराई और बेपनाह सिद्धार्थ दिख रही थी, और कहीं न कहीं कुछ और भी था जो बेहद गहराई में था। अंडिस्को। दूसरी तरफ AR ग्लोबल इंटरप्राइजेस। अनामिका ग्लास वॉल के सामने खड़ी शांति से सामने समुद्र को देख रही थी, जिसकी लहरें कभी बहुत ऊंची होकर अपने साथ कई सारी चीजें बहाकर भी ले जा रही थी, वही बहुत सारी चीजों भी थी जो किनारे पर ही छूट गई थी। उसने उन लहरों को देखते हुए कहा, प्यार, शिद्दत, जुन जैसी बातें बस किस्से कहानियों में अच्छी लगती है, जबकि सच्चाई उससे भी ज्यादा खौफनाक होती है। उसकी बातों में कुछ अधूरा, कुछ टूटा हिस्सा था, और कुछ अनकहे से राज। वो सामने देखते कुछ सोचने लगी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, आंखें एकदम खाली और भावहीन। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन अपने हाथों में कुछ फाइल लिए अंदर आया और आते ही सामने देखा जहां अनामिका वही हमेशा की तरह ग्लास वॉल के पास ब्लैक बुसिनेस सूट में खड़ी थी। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए मन में कहा, पता नहीं ये इंसान है या कोई भूत, जब देखो ऐसे ही ठंडे बिना भाव वाले चेहरे के साथ एक ही एक्सप्रेशन रखती है। कहकर वो अनामिका को देख के कुछ न कुछ सोचने लगा। अगर फालतू की बातों और गॉसिप के अलावा काम पर ध्यान दिया होता तो पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अनामिका ने उसे फुल इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर आकर बैठी। वही उसकी बात सुन अर्जुन थोड़ा हड़बड़ा गया और सोचने लगा, कहीं बॉस के पास कोई सुपर पावर तो नहीं है जो इन्हें हर बार मेरी बातें सुनाई दे जाती है। तभी अनामिका ने बिना उसकी तरफ देते हुए कहा, इतना जोर से बोलने के लिए किसने बोल? अर्जुन उसकी बात सुन आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा। कभी अनामिका ने उससे कहा, जो काम मैंने दिया था हो गई है। यस बॉस, अर्जुन ने मजाक से हटकर सीरियस होकर कहा। तभी सामने पड़ी फाइल को देख उसकी एक्सप्रेशन बेहद डार्क हो गए। अंडिस्को, आखिर क्या है उसे फाइल में? कौन है वो परछाई? अद्वैत की शिद्दत क्या रंग लाएगी? वार्निंग साइन द इंजेक्शन। अब आगे अंडिस्को। अनामिका ने गौर से उस फाइल को देखा और उसके हर एक पन्ने को पलटने के साथ उसके एक्सप्रेशन बेहद डार्क होते जा रहे थे, जिससे सामने खड़े अंजुन के पसीने छूट रहे थे। उसने धीमे से साधे हुए आवाज में कहा, बॉस, जैसा आपने कहा था, ये उससे भी बड़ा स्कैम है। हमने ट्वाइलाइट एंटरटेनमेंट कंपनी को टेंडर दिया था रियलिटी शोज के साथ और भी शोज कंडक्ट करने के लिए, लेकिन उस कंपनी के सीईओ जतिन रावत के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं टीम से। उसने बहुत सारा घोटाला भी किया है और हमारी कंपनी के नाम पर पब्लिसिटी भी ले रहा है। उसने सोचा कि आप ग्लोबल के सीईओ तो यहाँ है, नहीं तो वो अपने हिसाब से हमारे पैसे लेकर हमें ही डबल क्रॉस करेगा, और आप इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगी। अर्जुन को भी इस बात की जब खबर यहाँ आने के बाद मिली थी कि उसकी कंपनी के नाम का कोई मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया था। वो भले ही थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था, लेकिन अपने काम और अनामिका के प्रति उसकी वफादारी और ईमानदारी सबसे पहले आती है। अनामिका ने उस फाइल को सामने फेंकते हुए शांत आवाज में कहा, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि वो पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर सकते हैं। लेकिन इतना कहकर वो थोड़ा रुक गई और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सर टेढ़ा कर उस फाइल पर पड़े एक नाम को गौर से देखने लगी। वो नाम और कोई नहीं, जतिन रावत का था। वही अनामिका की मुस्कुराहट को देख के अर्जुन ने मन ही मन सोचा, पता नहीं जब ये इतनी शांत होती है और ऐसे मुस्कुराती है तब किसी ना किसी का ऊपर का टिकट कटना तय होता है। ये सारे बेवकूफ लोग क्यों बॉस को गुस्सा दिलाते हैं? और अनामिका के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में ही सोचकर डर गया कि वो गद्दारों और धोखेबाजों का क्या हाल करती हैं। सोचकर उसने अफसोस से अपना सिर हिला दिया। तभी अनामिका के आवाज से वो होश में आया और सामने देखा जहां
अनामिका आराम से चेयर पर बैठी अपने हाथों में पेपर वेट को घुमाते हुए गहरी आवाज में कहा, अर्जुन तुम्हें अच्छे से पता है आगे क्या करना है। अंडरस्को यस बॉस कहकर अर्जुन वहां से जाने लगा। उसे अच्छे से पता था कि ये अब उसे क्या करना है, और ये तय था कि ट्वाइलाइट एंटरटेनमेंट का बर्बाद होना तय है। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। वो एकदम से अनामिका की तरफ मुड़ा और आगे आते हुए कहा, बॉस जब से हमने अपना सारा बिजनेस यहाँ मुंबई से सेटअप किया है, तब से बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अनामिका ने अपने एक भावे उठाए जैसे पूछना चाहती हो कि इसमें बताने लायक नया क्या है। अर्जुन ने तुरंत अपनी बात सही किए और कहा, वैसे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप एक कंपनी है, ओबरॉय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज अंडरस्कोर, जिनके रिकॉर्ड्स बेस्ट है। और कुछ दिन पहले ही उनकी कंपनी से हमारी कंपनी के लिए एक मेल भी आया है। वो भी हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। मैंने बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लिए है। इतना कहकर उसने अनामिका की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहे थे, तो उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, अगर आप कहे तो उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर दूं। अनामिका ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, ओके देन फिक्स द मीटिंग टुमारो। इतना कहकर वो अदर वर्क करने लगी, क्योंकि अ ग्लोबल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी और लगभग हर फील्ड में बिजनेस, ज्वेलरी ब्रांड, टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्री और भी बहुत सारे कंपनी और बिजनेस इसके अंदर आते थे। ये सिर्फ नाम नहीं, एक चलता फिरता ब्रांड है जिसके अलग अलग ब्रांच लगभग हर जगह फैले थे। कुछ लोग को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि अ ग्लोबल की सेव कैसे देखती है, क्योंकि अनामिका लगभग न के बराबर पार्टीज अटेंड करती थी, वो भी मास्क में। मीडिया में भी उसकी कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन सबको ये जरूर पता है कि इस कंपनी के सीईओ बेहद खतरनाक और मिस्टीरियस के साथ क्रूल हार्टेड भी है, जिससे अंडरवर्ल्ड तक के लोग दूरी बनाना सही समझते हैं। अंडरस्को वही दूसरे तरफ कल्याणी अस्पताल हॉस्पिटल के वीआईपी फ्लो पर एक वीआईपी वार्ड के बाहर बैठे पूरा राठौर परिवार मौजूद था। सबके चेहरे पर परेशानी साफ देखे जा सकते थे। अंदर कियारा का ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए, जिन्हें देख सभी लोग उनके पास आ गए। राधिका जी ने तुरंत चिंता से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है अब? वही राघव तो तुरंत वार्ड के पास गया, जिसके दरवाजे से उसे कियारा बेड पर लेटी हुए दिख रही थी। उसके सर पर और हाथ पर मोटी पट्टी किया हुए था। अपने नाजुक बहन की ऐसे हालात देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत डॉक्टर के पास आकर पूछ, डॉक्टर मेरी प्रिंसेस कैसे है? जल्दी बताइए। काम डाउन, वो ठीक है, सर पर थोड़ी गहरी चोट लगी है जिसे हील होने में टाइम लगेगा। लेकिन क्या डॉक्टर? कामिनी ने तुरंत घबराते हुए पूछा। तो डॉक्टर ने थोड़े अफसोस से कहा, उसका हाथ पहले से ही फ्रैक्चर था, लेकिन अब अंडरस्को उनके हाथ भी थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, जिसे ठीक होने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। सो टेक केयर। अल्पविराम में उनकी हाथ पर प्रेशर न पड़े, कहकर वो वहां से चले गए। वही राधिका जी के आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और वही राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और मुठ्ठियां काश गई। वो बिना कुछ कहे सीधा वार्ड में गया जहां कियारा लेटी थी। उसने गौर से उसे देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल बेजान और पीला पड़ा था। अपनी प्यारी बहन को इस हालत में देख उसने मन ही मन कहा, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया अनामिका। इसके लिए तुम्हें सजा भुगतने ही पड़ेगी। आज तुम्हारे कारण प्रिंसेस इस हाल में है। जिसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, वो तुम्हारे आने के बाद सिर्फ आंसू ही बहा रही है। यू हैव टू पे फॉर दिस एंड आई मीन इट। उसने मन ही मन सोचा और एक नजर कियारा की तरफ देख प्यार से उसके सर पर 7 फेरा और बिना कुछ बोले तुरंत हॉस्पिटल से निकल गया। उसके जाने के बाद राजेंद्र जी और राधिका जी वार्ड के अंदर आए, पीछे कामिनी भी आए। राधिका जी ने तो बड़ी मुश्किल से अपनी आंसू रोके और राजेंद्र जी भी कियारा को इस हालत में देख दुख से भर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस हाल में देखेंगे। खैर, अंडरस्को कुछ देर बाद वो सभी वार्ड के बाहर चले गए, क्योंकि कियारा को अभी बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, जिससे उसके दर्द को आराम मिले। तभी लगभग आधे घंटा बाद एक नर्स अंदर आए, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था उसने। पूरा वार्ड में जैसे सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसमें सिर्फ हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। लेकिन अंडरस्को वही नर्स कियारा के एकदम नजदीक पहुंचकर गौर से उसका चेहरा देखने लगी। उसके आंखों में एक खतरनाक इरादा साफ देख सकता है। उसने अचानक से अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकला और उसे कियारा की ड्रिप वाली बोतल में इंजेक्ट कर दिया। ताज्जुब की बात ये थी कि उस इंजेक्शन का कलर बिल्कुल हल्का ग्रीन था, जो उस बोतल में जाते ही जैसे घुल गया। उस नर्स ने आराम से उस इंजेक्शन को अपनी पॉकेट में डाला, जैसे उसे किसी बात का कोई डर नहीं हो,
और वही कियारा के चेहरे के पास बिल्कुल झुककर बारे ही अजीब नजरों से उसे देखने लगी। और देखते ही देखते उसके चेहरे पर हल्के तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ कियारा के कान के नजदीक जाकर कहा, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की जगह चिनने की, प्रिंसेस बनने की, लेकिन तूने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया। TCH. और जिस इंसान से तूने पंगा लिया है वो तो खुद चलता फिरता शैतान है। सो गुड लक मिस सरकछाप प्रिंसेस, कहकर उसने जानबूझकर कियारा के हाथ को गुस्से से जोर से झटक दिया, जिस बेहोशी में भी कियारा किए एक दर्द भरी आह निकल गई। वही उसे एक नजर घिन से देख उस नज ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करवा से गायब हो गई। पूरा वार्ड फिर से शांति से घिर गया, जैसे यहाँ कोई आया ही नहीं था। वही दूसरे तरफ अनामिका के हाथ में फोन था जिस पर एक मैसेज आया हुआ था, जिसे देख उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। अंडिस्को, आखिर कौन थी वो नर्स? क्या आप अंधी हैं? अजनबी लड़की। अब आगे। कल्याणी हॉस्पिटल, मुंबई। लगभग 1 घंटे बाद राधिका जी कियारा के वार्ड में आए। वो कुछ हल्का खाना लेकर आई थी। राजेंद्र जी कुछ ऑफिस के काम से अर्जेंटली गए हुए थे। वही राधिका जी के साथ कामिनी भी थी। तभी वो लोग जैसे ही कियारा के पास पहुंचे उन्होंने देखा कियारा का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ है। उसकी बॉडी लगभग कांप रही थी। वो अपने हाथ पैर पटक रही थी। वही उसके ऐसे हालात देखकर राधिका जी एकदम से घबरा गई और कियारा का गाल थपथपाते हुए घबराते हुए बोली, कियारा बच्ची क्या हुआ है तुम्हें? बच्चे मॉम यही है तुम? ये क्या हो रहा है तुम्हें? कामिनी देखो ये। कियारा होश में आओ, क्या हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वो बहुत पैनिक करने लगी थी कियारा की ऐसी तड़पते और कैपते देखकर। कामिनी भी उसकी हालत देखकर डर गई और तुरंत डॉक्टर को बुलाने भागी। राधिका जी अब भी कियारा को उठाने और होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी और लगातार रोए जा रही थी। तभी अचानक से कियारा ने झटका से अपनी आंखें खोली और लगभग रोते और चिल्लाते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज कुछ कीजिए मॉम। मॉम ऐसा लग रहा है जैसे चिटिया चल रही है मेरी बॉडी पर, प्लीज हटाइए इसे, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वही राधिका जी लगातार उनके सर को सहला रही थी और रोए जा रही थी, जिससे कियारा को अब फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था और उनके इस तरीके से रोने से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों की संख्या में कोई उसे किले चुभ रहा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे कुछ कीजिए ना, जब देखो रोते क्यों रहती हैं आप? आपको दिख नहीं रहा है मैं किस हाल में हूँ? क्या आप अंधी हो गई है? हाँ, दूर रहो मुझसे। वो लगातार राधिका जी पर चिल्ला रही थी। अब उससे बिल्कुल होश नहीं रहा था कि वो क्या और किस टोन में राधिका जी के सामने बात कर रही है। वही राधिका जी एकदम सुन्न हो गई थी, उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। उसकी ये बात सुनकर उसकी मासूम बेटी कियारा ने कभी उससे ऐसे और इस टोन में बदतमीजी से बात नहीं की थी, जिस तरीके से अभी वो बात कर रही थी, नहीं बल्कि तो चिल्ला रही थी। वो पहले बाली कियारा लग ही नहीं रही थी जिसे उसने पला है। राधिका जी फिर से उसके करीब जाने की कोशिश की, तभी एकदम से इसी बीच कियारा ने बिना ध्यान दिया उसने झटके से राधिका जी को धक्का दे दिया, बहुत जोर से, जिससे वो कुछ दूर जाकर गिरी और उनका सर जोर से टेबल के साइड वाले हिस्से से टकरा गया और इसी के साथ उनकी चीख निकल गई। अब जाकर कियारा को होश आया कि उसने अपनी तकलीफ में क्या दिया है, लेकिन फिलहाल उसे अपनी तकलीफ ज्यादा बड़ी लग रही थी। तभी एकदम से उसके शरीर में जैसे दर्द की एक लहर दौड़ गई, जैसे उसका शरीर अंदर से जल रहा हो, और इसी के साथ उसकी चीख निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। ये बर्दाश्त के बाहर था। तभी वार्ड का दरवाजा झटके से खुला और नर्स और डॉक्टर के साथ कामिनी अंदर आए और कियारा के ऐसे हालात देख के सब घबरा गए थे। वो चीजें एक हाथ से ही इधर उधर फेंक रही थी, बिल्कुल एक पागल की तर्ज। तभी राधिका जी के कराहने की आवाज आए तो सबका ध्यान उस तरफ गया। कामिनी जी तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्हें संभलते हुए सहारा देकर उठाया। भाभी ये सब कैसे हुआ और कियारा इतना इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? ये क्या हो गया है उससे? राधिका जी तो खुद सदमे में थी, वो क्या ही बोलती कि ये क्या हुआ। जब कियारा उस पर चिल्ला रही थी और जब उसने उसे धक्का दिया तो राधिका जी के दिल में अजीब सी टीस उठी। वो नहीं समझ पा रही थी फिलहाल ऐसा क्यों और क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वही सभी डॉक्टर और नर्स कियारा के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और चीजें फेंक रही थी।
जिससे सभी डर गए थे, पर हिम्मत करके जल्दी से कियारा को पकड़ा और नर्स ने तुरंत उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिसे देखते ही देखते कुछ देर में ही कियारा बेहोश हो गई। तब जाकर सबने चैन किए सांस ली। कामिनी ने चिंता भरी आवाज में डॉक्टर से पूछा, ये कियारा ऐसे क्यों कर रही थी डॉक्टर? क्या उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था? डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये इतना दर्द जिसमें लोग पागलपन करने लगे, ये थोड़ा स्ट्रेंज था। उन्होंने बस इतना कहा कि हो सकता है कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बातें और चेहरे के भाव मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने राधिका जी के चोट को देखकर नर्स को कुछ इशारा किया और वार्ड से बाहर चले गए। अंडस्को कुछ देर बाद राजेंद्र जी भी अब तक आ गए थे। उन्हें भी सब कुछ पता चल चुका था कि कियारा ने किस तरह रिएक्ट किया, लेकिन राधिका जी ने उन्हें कियारा के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा शायद वही कुछ ज्यादा सोच रही है। राजेंद्र जी ने जब उसके चोट के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ झूठ कह दिया कि उन्हें धक्का लग गया था और वो गिर गई, जिससे राजेंद्र जी थोड़ा परेशान हो गए। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तभी एक नर्स ने आते हुए कहा, अपोलो पेशेंट से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ रहा है। वही वार्ड के अंदर धीरे धीरे कियारा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने हल्का धुंधलापन था। तभी उसे राजेंद्र जी की आवाज सुनाई दी, आप कसिए हो प्रिंसेस, ठीक लग रहा है ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो बारे आराम से पूछ रहे थे। कियारा का ध्यान अब राजेंद्र जी फिर राधिका जी पर गया। वही डॉक्टर भी मौजूद थे। कियारा ने सबको देखते हुए फिर से वही अपने पुरानी वाली अपनी आवाज में मासूमियत घोलते हुए धीरे से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। जिससे सबने राहत की सांस ली। वही उसका जवाब सुन डॉक्टर के एक्सप्रेशन अजीब हो गए, क्योंकि जिस तरीके से कियारा ने रिएक्ट किया था उस समय और अब जैसे वो रिएक्ट कर रही है बिल्कुल ऑपोजिट है और वियर्ड भी। उसकी हालत देख डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट और टेस्टा किए थे, लेकिन रिजल्ट में सब कुछ नॉर्मल था। वही डॉक्टर के बगल में जो नर्स थी उसने धीमे से डॉक्टर से कहा, सर मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, पर ये लड़की बहुत अजीब और दो चेहरे वाली लड़की लगती है। फिर डरते हुए धीमे से कहा, सर कहीं इसके अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है? कोई आत्मा का साया वगैरह, क्योंकि ये कहीं से नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लगती है मुझे। डॉक्टर ने घूरकर उस नर्स को देखा तो वो तुरंत चुप हो गई, लेकिन वही डॉक्टर के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई, जो वो सोचना तो नहीं चाहते थे क्योंकि ये उनके प्रोफेशन के खिलाफ था। लेकिन कहीं सच में ये लड़की के अंदर कहीं ऐसा वैसा कुछ। इतना सोचकर ही उसने तुरंत अपना दिमाग झटका। लगता है नर्स की बातें सुन मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर। उसने मन ही मन खुद को समझाया और एक जबरदस्ती किए मुस्कुराहट के साथ कियारा का चेकअप किया और एक पोलाइट स्माइल के साथ राजेंद्र जी के तरफ मुड़ते हुए कहा, मिस्टर राठौर अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। कहकर वो जल्द से जल्द यहाँ से खिसक लिए। पता नहीं ये पागल लड़की कहीं फिर से उस पर सामान ना फेंकने लगे। वही राजेंद्र जी को डॉक्टर का बिहेवियर कुछ अजीब तो लगा, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कियारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस डैड अब आपको घर लेकर चलेंगे, ठीक है? थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी आया। वही कियारा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, लेकिन उसको दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना भयानक दर्द कैसा था उसका पूरे बॉडी में, क्योंकि वो दर्द सच में बर्दाश्त के बाहर था और अब उसे लग ही नहीं रहा था कि उसे कुछ हुआ भी है। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसने राधिका जी से सामने अपना रियल चेहरा दिखा दिया था। वो उसके इमेज के लिए ठीक नहीं था। कहीं राधिका जी उसे प्यार करना कम न कर दे और उसकी जगह उस मनहूस अनामिका को न दे दे। वही अनामिका का ख्याल भार से वो कांप गई। उसे एकदम से उसका खौफनाक चेहरा याद आ गया, जब उसने राधिका जी से सिर्फ माफी मंगवाने के लिए उस पर कितने बेदर्दी से बिना कोई रहम किए उसका हाथ मरोड़ा था, जैसे वो कोई सामान हो। उसने बहुत गुस्सा आ रहा था और मन में नफरत और बदले की आग जलने लगी। वो अब जल्द से जल्द अनामिका से अपनी एक एक इंसल्ट का बदला चुन चुन कर लेना चाहती थी। हल्की घर जाने में उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अनामिका को ऐसे खुलेआम घर में रहने नहीं दे सकती थे, ये उसके लिए नुकसानदायक था। उसने तुरंत सामने देखा जहां राधिका जी उसकी चिंता कर रही थी। वार्ड में वही थी। कामिनी को एक कॉल आ गया था, जिसे अटेंड करने वो बाहर चली गई। वही कियारा ने एकदम से उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और रोते हुए कहा, मॉम आई एम सॉरी। ये चोट आपको मेरी वजह से लगी ना, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। आई एम सॉरी मोम, पता नहीं मुझे इतने दर्द में क्या हो गया था, मैं ये पाप कर बैठी। प्लीज मुझे माफ कर दो मोम।
कहकर अपने मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने लगी। वही उसे रोता देख राधिका जी का दिल पिघल गया। वो तुरंत उसे गले लगाकर उसे कंसोल करने लगी। लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी कसक उनके दिल में घर कर गई थी। वही उसके गले लगते ही कियारा के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और एक तेजी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गए। वही दूसरे तरफ अनामिका आराम से चेयर पर लीन होकर हॉस्पिटल में चल रहे सारी चीजें गौर से सामने लगी स्क्रीन पर देख रहे थे। कियारा के तड़पने से लेकर उसके शातिर एक्सप्रेशन तक सब कुछ। तभी वहां खड़ा शेरा और उसके साथ एक टॉम बॉय टाइप की लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे कोई बेकार सा इमोशनल शो देख रही हो। वो भी लगभग 17-18 साल के थे। छोटा सा चेहरा जो थोड़ा सांवला था लेकिन प्यारा था, कंधे तक के बाल, लेफ्ट आईब्राउ पर एक कट और गले में लंबी सी चैन, ब्लैक शर्ट विद जैकेट और रिप्ड जीन्स में एकदम कतिलाना वाली वाइब दे रही थी। उसने एकदम से अनामिका के सामने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, बॉस मैडम, ये क्या तू इस गधेरी हलकट के चलचित्र को देख रही है? और कसम से मैं बता रही हूँ, इसमें इतने बकवास एक्शन देखकर मेरा माथा सटक गया है अब। और ये तेरी माँ सच में अजीब है। वही उसकी लास्ट वाली बात सुनकर शेरा की सांसें हलक में अटक गई। उसे अच्छे से पता था कि अनामिका को राधिका जी से रिश्ता जोड़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो भी माँ कहकर ये बात उसे ट्रिगर करती है, क्योंकि अनामिका की माँ बस एक ही है, सीता जी, और कोई नहीं। उसने डरते हुए अनामिका की तरफ देखा और एकदम से 2 कदम पीछे हट गया। योजक चिन्ह, कौन है ये लड़की? क्या सच में उस इंजेक्शन का असर इतना ही था या उसके पीछे कुछ अलग ही बात छिपी है? क्या राधिका जी कियारा का सच जान पाएंगी? आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा और कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।